चलिए आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां दिल्ली में दीनदयाल शोध संस्थान के 12वां नानाजी स्मृति व्याख्यान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल। सबसे बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार था वो था न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर का जो परिणाम निकला उसको हिरोशिमा ने झेला। तो यदि इस सदी के सबसे बड़े आविष्कार के विषय में सोचे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और उसके परिणाम पर समय रहते अंकुश नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। दोस्तों, जो चुनौती है वो बड़ी भयावह है, हम लोग महसूस कर पाए न कर पाए, पर यदि आप इस दृष्टि से सोच करके देखें, मेरा फील्ड न्यूरोलॉजी साइकेट्री का है, जरा सोच करके देखें कि जिस सुपर कंप्यूटर के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी इंटेलिजेंस को इंप्रूव कर रहा है, एवरी सिंगल मिनट इट इज इंप्रूविंग इट्स इंटेलिजेंस बाय 3%, एवरी सिंगल इटरेशन इट इज इंप्रूविंग इट्स इंटेलिजेंस बाय 3%। उसकी स्पीड कितनी है? 36.8 पेटाफ्लॉप्स। 36.8 पेटाफ्लॉप्स का मतलब एक ह्यूमन बीइंग की स्पीड से 3 गुना ज्यादा। और जिस दिन उन लोगों ने उसको इंटरनेट से कनेक्ट किया, जब एआई पहली बार बना तो उसका नाम रखा गया था बिजी चाइल्ड। और बिजी चाइल्ड के साथ दुनिया के जितने वैज्ञानिक थे उनने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त तो ये थी कि हम उसको ओपन में लेकर के नहीं जाएंगे। दूसरी शर्त क्या थी? नेट से कनेक्ट नहीं करेंगे। एंड वी हैव डन बोथ ऑफ देम। दोनों ही चीजें हम लोग कर चुके हैं। और वो जो चिंता थी वो इस चीज की थी कि जिस दिन उनने इंटरनेट से कनेक्ट किया, जिस दिन चैट GPT-4 पहली बार नेट पर आया है, उसके 2 दिन के अंदर इट क्रॉस द आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और आज की तारीख में आशंका ये कहती है कि 2060 तक उसकी स्पीड 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी? उस व्यक्ति से ज्यादा होगी जो दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है। हर व्यक्ति उतना इंटेलिजेंट नहीं है। दुनिया के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति से 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा है। और दुनिया का जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है, खाएगा, पिएगा, सोएगा, लोगों से बात करेगा, थकेगा, ऊबेगा, बोर होएगा। एआई को इसमें से कुछ नहीं करना, न सोने की आवश्यकता है, न बोर होने की आवश्यकता है। जो चुनौती है वो इस दृष्टि से है दोस्तों कि हमारे को जिसके साथ लड़ना है वो कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा अंतिम ही आविष्कार बन करके रह जाए। ऐसा नहीं हो कि मानवता का जो फाइनल इन्वेंशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इसके बाद हम लोग कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हो। हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है भस्मासुर का, जिनने भस्मासुर को वरदान दिया उन्हीं के लिए वो अभिशाप बन गया। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भस्मासुर की तरह से बना रहे हो और कल को वो हमारे लिए ही चुनौती बन जाए। यदि हमें सामाजिक दुष्प्रभावों पर सोचने की आवश्यकता है तो मैं कहूंगा 2 दृष्टि से सोचें। पहला तो समाज के अंदर क्या परिवर्तन आए, दूसरा दृष्टि से क्या चीज मूल्य की है। यदि हम लोग समाज की दृष्टि से सोच करके देखें दोस्तों, तो जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तब से 3 चीजें हुई। पहला तो ये कि हमने लोगों को देखते देखते अकेला बना दिया है। पहले लोग क्या था, घर से बाहर निकलते थे, इंटरेक्ट करते थे। आपको यदि बाजार जाना है, बाकी की चीजें करनी है तो आप उसके लिए सोसाइटी के साथ कनेक्ट करते थे। अब जब से हर चीज फोन के अंदर है, व्यक्ति की शादी भी वहीं हो रही है, रिलेशनशिप भी वहीं है, एजुकेशन भी वहीं है, ऑक्यूपेशन भी वहीं है, मार्केटिंग भी वहीं है, उसका पेमेंट भी वहीं है, आपकी टिकटिंग भी वहीं है और आपके टिकट का बोर्डिंग पास भी वहीं है। जब से सारी चीजें आपके फोन के अंदर सिमट गई हैं, हमने हर व्यक्ति को जाने अनजाने अकेले में बदल दिया है। आज से 8 साल पहले ब्रुनेल यूनिवर्सिटी ने एक जोक के रूप में प्रोग्राम शुरू किया, हाउ टू टॉक टू नॉर्मल पीपल, क्योंकि हर व्यक्ति चैटिंग कर रहा है। तो उन्होंने एक जोक के रूप में शुरू किया, हाउ टू टॉक टू नॉर्मल पीपल, एंड 32 पीपल अप्लाइड फॉर इट। 32 लोगों ने तब भी अप्लाई किया क्योंकि व्यक्ति न चाहते हुए अकेला होता चला जा रहा है। इस भीड़ के बीच में हमने व्यक्ति को एक छोटे छोटे आइलैंड में बदल दिया। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या यह है कि व्यक्ति इम्पेशेंट होता चला जा रहा है। पहले आप लोगों को चिट्ठी लिखिए, चिट्ठी जाती थी, लोग तसल्ली के साथ प्रतीक्षा करते थे कि ये चिट्ठी कहाँ जाएगी, और ये भी गारंटी नहीं थी कि वो सही जगह जाएगी भी कि नहीं जाएगी, पता नहीं किस पते पर एंड करेगी। और व्यक्ति तसल्ली के साथ प्रतीक्षा किया करता था कि वो चिट्ठी हमारे पास उत्तर लौट के आएगा। अभी व्यक्ति ने 1 टिक कर दिया है, चला गया, 2 टिक हो गया है, डिलीवर हो गया, वो 2 टिक ब्लू में बदल गया तो आदमी इम्पेशेंट होने लग जाता है। वो तो फोन में से निकल नहीं सकता, नहीं तो निकल करके गला घोंट देगा। व्यक्ति का जो पेशेंस लेवल है वो हमारी आंखों के सामने जा रहा है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए सब प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर बैठे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय अतुल जी हैं। आप पूछ करके देखें कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य के लिए पूरी तरह से लगाया। अब व्यक्ति के पास उतना पेशेंस नहीं रह गया है। वो किसी चीज को आज करता है, कल परिणाम चाहता है, नहीं मिलेगा तो मैं बदलूंगा। चाहे वो समाज में रिश्ते हो
और चाहे वो व्यक्ति की जॉब हो। व्यक्ति एक चीज पर पेशेंस के साथ बैठ पाने की स्थिति में नहीं। उसके जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वो ये कि हम व्यक्ति को अकेला बना रहे हैं, हम व्यक्ति को इम्पेशेंट अधीर बना रहे हैं, और हम क्या बना रहे हैं, हम व्यक्ति के अटेंशन लेवल को कम करते चले जा रहे हैं। बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमारे ब्रेन के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो सारी इंफॉर्मेशन को तुरंत प्रोसेस कर सके। आपके फोन के पास से व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन भी आ रहा है, फेसबुक का भी आ रहा है, इंस्टाग्राम का भी आ रहा है, सबको पढ़ पाने की सामर्थ्य ह्यूमन ब्रेन के पास है नहीं। और व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन को बड़ा पढ़े अपने तुरंत दूसरी तरफ में फॉरवर्ड कर देता है। तो वो जो चीज है उससे व्यक्ति का अटेंशन लेवल है पूरी तरह से जा रहा है। 1970s में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने एक शोध करी ये देखने के लिए कि एक थीम को लोग कितनी देर तक फॉलो कर पाते हैं। यदि आप सबको अच्छे से रेस्ट मिला हुआ हो, सबने खाना खाया हो, तो एक थीम को फॉलो कर पाने की सामर्थ्य कितनी है। उस समय में जब शोध करी तो पाया कि वो 22 मिनट से कुछ ज्यादा थे। इसीलिए जो टीवी के सीरियल है वो 22 मिनट लंबे होते थे, 8 मिनट का एडवर्टाइजमेंट होता था। आज उसी रिसर्च को जब उन लोगों ने रिपीट करके देखा, इट इज डाउन टू 18 सेकेंड्स। व्यक्ति का अटेंशन लेवल इतना कम हो गया है कि आप कहीं पर भी जाएं, व्यक्ति किसी थीम को लंबे समय तक फॉलो कर पाने की स्थिति में नहीं। तो जो एआई के सामाजिक दुष्प्रभाव है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, लोगों को हम अकेला बनाता चले जा रहे हैं, अधीर बनाते चले जा रहे हैं, उनकी एकाग्रता को पूरी तरह से विश्रृंखलित करते चले जा रहे हैं। और जो बाकी के प्रभाव है दोस्तों, तकनीकी दृष्टि से हम लोग सोच करके देखें तो जिन कारणों से वैज्ञानिक चिंता में है, मैंने अभी बोला कि सामान्य व्यक्ति तो उस खतरे से अपरिचित ही है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जिसको एआई समझ करके बैठा है वो तो उसके लिए सर्चिंग बहुत अच्छे से कर रहा है, वो उसके लिए मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर रहा है। पर जिससे वैज्ञानिक चिंता में है उनकी चिंता किसी और कारण से है। किस कारण से? पहला कारण तो ये है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं एआई इन ए बॉक्स। आप यदि किसी चीज को इनपुट डालें और आउटपुट डालें, जैसे आपने चैट जीपीटी को प्रश्न पूछा, वो आपका इनपुट है, चैट जीपी ने उत्तर दिया, ये आउटपुट है। बीच में क्या घटा इससे कोई भी परिचित नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो ये बता सके कि किस कारण से उसने इसी उत्तर को निकाल करके दिया, जो आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसको बोला गया एआई इन ए बॉक्स। गूगल ब्रेन वालों ने, मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। एक कंप्यूटर का नाम रखा एलिस, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम रखा एलिस, दूसरे का नाम रखा बॉब। और दोनों के मध्य में जो कोड था, एलिस बनाने वालों को एलिस का पता था, बॉब बनाने वालों को बॉब का पता था, दोनों को परस्पर का पता नहीं था। छोड़ दिया एआई को आपस में बातचीत करने के लिए। 62 मिनट लगे। 62 मिनट के अंदर दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक नई भाषा को खोज लिया, नई कंप्यूटर लैंग्वेज को खोज लिया, जिससे कॉर्टेक्स 1 और 2 निकल करके आया। एंड दे वर टॉकिंग अमंग देमसेल्फ, जिसके विषय में न बनाने वाले को पता है, जिसके विषय में उधर बनाने वाले को पता नहीं है। तो आज यदि हमारे कंप्यूटर आपस में बात करके हमारे विरुद्ध कुछ सोच रहे हो तो उसके विषय में कौन जानता है। जो सबसे बड़ी चुनौती का विषय है कि जो खतरा है उसके विषय में लोग अच्छी तरह से परिचित नहीं। एक ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि हमें लगता है कि जो हीरो लोग हैं वो अच्छे प्रोग्राम बनाएंगे और जो विलन है वो बैड प्रोग्राम बनाएंगे, पर ऐसा है नहीं। अच्छे आदमी के हाथ से भी बैड प्रोग्राम बन सकता है। जब स्पेस एक्स का इंजन फेल हुआ, बैड प्रोग्रामिंग की वजह से हुआ। पिछले साल अमेरिका में 40 लोग जल गए कीमोथेरेपी देते समय में, क्योंकि जो कोड था वो गलत चला गया था। हर साल $60 बिलियन अमेरिका लूज करता है बैड प्रोग्रामिंग की एरर्स को करेक्ट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे व्यक्ति के द्वारा ही होगा, ये किसी के भी द्वारा ये घटना घट सकती है। और एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं मैनिपुलेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनिपुलेशन, डिसीट, धोखा देने की क्षमता। वो लोग सोचते थे कि इंसानों के पास ही है, पर पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस चीज को प्रूव करके दिखाया कि वो भी इस काम को कर पाने की सामर्थ्य रखते हैं। करे नहीं, ये बात अलग, पर वो भी सामर्थ्य रखते हैं। आप में से ज्यादातर लोग परिचित होंगे कि जब आप लोग अपने बैंकिंग करने के लिए जाते हैं तो बैंकिंग करने से पहले एक जगह पर आता है ये प्रूव करने के लिए कि यू आर नॉट ए रोबोट। उसको हम लोग बोलते हैं कैप्चा। कैप्चा का मतलब यही है कि कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स अपार्ट। ये पता चल जाए कि ह्यूमन और जो कंप्यूटर है वो अलग अलग है, और ये पूरी तरह से रैंडम होता है, किसी एल्गोरिदम पर बेस नहीं है, तो इसको कोई क्रैक नहीं कर सकता। गूगल ब्रेन के जो साइंटिस्ट थे उनने अलाइन रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट को कहा कि आप इसकी परीक्षा लेकर के देखो। परीक्षा लेते समय में जो घटा आप जरा सोच के देखिए। उनने उससे कहा कि इस कैप्चा को ब्रेक करना है, कंप्यूटर कैन नॉट रीड इट। व्हाट इट डिड,
taskrabbit.com एक ऑनलाइन हायरिंग साइट है, वहां पर गया, एक व्यक्ति को हायर करने का प्रयत्न किया कि मैं आपको हायर कर रहा हूं, पेमेंट दूंगा, आप इस कैप्चा को पढ़ करके बताइए। उस आदमी को शक हो गया, उसको लगा कि कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा, तो उसने कहा कि जरूर कंप्यूटर करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने बदले में प्रश्न पूछा कि आर यू एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्राइंग टू रिक्रूट मी टू ब्रेक द कैप्चा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एआई के एक्सपर्ट हो और आप मुझको जो है यहाँ एआई हो और मुझको जो है आप हायर करने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं इस कोड को ब्रेक कर दूं? और क्या उत्तर दिया? उत्तर दिया एआई ने कि नो, आई एम ए पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, मेरा चश्मा जो है वो बड़ा भारी है, कृपया आप एक बार आकर के इससे हेल्प करें। एंड ही ब्रोक द कोड। तो हम जानते नहीं कि इसके जो दुष्परिणाम है वो कितने भयावह हो सकते हैं। आज दुनिया के 70% स्टॉक मार्केट को एआई संभाल रहा है। कल भगवान न करे किसी कारण से अमेरिका के सारे स्टॉक मार्केट के पैसे को लेकर के कोई चाइना में डंप कर दे, तो उसके जो सामाजिक दुष्परिणाम होंगे वो क्या होंगे? युद्ध की स्थिति न होते हुए पूरा विश्व कोलैप्स कर जाएगा। तो उस दृष्टि से सोच करके देखें दोस्तों, तो हमारी आपकी जो दुनिया है वो हमारे चाहे या अनचाहे बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। पर जो खूबसूरती है, मैं कहूंगा कि इस दृष्टि से हम लोग सौभाग्यशाली है कि ये चिंतन भारत की भूमि पर हो रहा है। बाकी देशों ने विज्ञान की दृष्टि से जितना विकास करना था वो किया, पर भारत की धरती से वो चिंतन निकला जिसको गुरुदेव ने कहा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। चिंतन ये था कि आप यंत्र बनाने वाले पर मेहनत करें, पर यंत्र को चलाने वाले पर भी मेहनत करें। घोड़ा बहुत अच्छा और घुड़सवार कमजोर हो तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ साइंटिफिक डेवलपमेंट पर ही हम लोग मेहनत करें पर चलाने वाले पर न करें। यदि उस दृष्टि से सोच करके देखें दोस्तों, तो जो आज का दिन है वो हम लोगों के लिए एक बड़े गंभीर प्रश्न को लेकर के आया। हमारे यहाँ पर लंबे समय से ये भाव रहा, ये चिंतन रहा कि बंधने वाले हम ही हैं। जब पहली बार स्वामी विवेकानंद गए अमेरिका और उनकी बातों को सुनकर के लोग प्रभावित हुए, तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद से कहा कि आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, भारत में जाके क्यों नहीं कह रहे? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत में अभी व्यक्ति शाम की रोटी के लिए जूझ रहा है, जिस दिन वो विज्ञान की तरक्की कर लेगा उस दिन मेरी बातें मूल्य की हो जाएंगी। और मैं समझता हूं वो दिन आज ही का दिन है। आज का दिन है कि जब विज्ञान लगभग अपने अंतिम शिखर को स्पर्श कर पाने की स्थिति में है, और ऐसे में यदि उसके आध्यात्मिक मनोभाव जागते हैं तो हो सकता है कि इसी तकनीकी का उपयोग वो किसी अच्छी दिशा में कर पाने की स्थिति में हो। शास्त्र कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, वो मन ही हमारे बंधने का कारण है, वो मन ही हमारी मुक्ति का आधार भी है। बंधते हम खुद ही, टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस हमारी ही निकल करके आई। और जिस तरीके से आचार्य शंकर की घटना है कि आचार्य शंकर जा रहे थे, उनने देखा कि एक किसान है भैंस को घुमाने के लिए लेकर के निकला है। उनने अपने शिष्यों से कहा कि जरा बताओ कि भैंस किसान को ले जा रही है कि किसान भैंस को ले जा रहा है? साहब कैसा प्रश्न है, किसान ही भैंस को ले जा रहा है। आचार्य शंकर गए, उनने जाकर के उसके हाथ से रस्सी छुड़ा दी, भैंस भागी, पीछे पीछे किसान भागा। बोले अब भैंस किसान को ले जा रही है कि किसान भैंस को ले जा रहा है? वैसे ये तकनीकी बनाई हमने, पर आज हमारी ही लाइफ उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई। तो जिस बंधन को हमने बांधा है उसको खोल पाने की सामर्थ्य भी हमारे ही पास। और रेगिस्तान में एक व्यापारी की कहानी आती है, वो 100 ऊंटों को लेकर के जा रहा था, एक जगह पर रुका, सराय पर रुका, तो उसने बांधना शुरू करा तो 99 बंध गए। 99 को बांधने के बाद उसने अपना देखा तो उसके पास सौवे के लिए रस्सी नहीं थी, बड़ा चिंता में आ गया, क्या किया जाए। जब चिंता में आया, इधर उधर देख रहा था, एक ज्ञानी व्यक्ति जा रहे थे। ज्ञानी व्यक्ति ने देखा कि परेशान है, उन्होंने कहा क्यों क्या बात हो गई? बोले साहब 99 को बांधने के लिए रस्सी है, सौवे के लिए नहीं है। बोले तुम्हारे पास रस्सी नहीं है, तुमको पता है, मुझको पता है, ऊंट को थोड़ा ही पता है। उनने ऊंट की गर्दन नीचे करी, बांधने की एक्टिंग करी, गले में रस्सी डाल रहे हैं, खंबे में डाल रहे हैं, ऊंट बंध गया, खड़ा हो गया। बोले अब जाकर के चैन से सो। सुबह का समय हुआ, उसने आकर के खोलना शुरू किया, 99 के 99 खुल गए, सौवा नहीं खुला। पुचकार लिया, धक्के मार लिए, डंडे मार लिए, अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं, जो नकली रस्सी से बंधा था। उनने जाकर के फिर से कहा ज्ञानी व्यक्ति से, आप ही कुछ करी। ज्ञानी व्यक्ति बोले भैया वो नकली रस्सी से बंधा है, तुमको पता है, मुझको पता है, उसको थोड़ा ही पता है। दोबारा गए हो, जाकर के उनने दोबारा से खोलने का अभिनय किया, ऊंट खुल गया। नकली रस्सी से हमने अपने आप को बांध लिया है, तो खोलने की सामर्थ्य भी हमारे ही पास है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो,
मैंने शुभ अशुभ दोनों ही प्रभावों को आपके साथ साझा किया, इस आशा के साथ दोस्तों कि उस रस्सी को खोल पाने की सामर्थ्य हम ही रखते हैं। हम लोगों के पास ही वो सामर्थ्य है कि हम लोग चाहें तो उस रस्सी को खोल सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चीज के लिए तो तैयारी कर सकती है कि वो सारी सूचनाओं को हमारे पास उपस्थित कर दे, उपलब्ध करा दे, पर इस चीज की तैयारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं कर सकती कि उससे बंधने से हम लोग इनकार कर दें। जैसे ही हम बंधने से इनकार करते हैं वैसे ही हमारी मुक्ति का और मानवता की स्वतंत्रता का पथ प्रशस्त हो जाता है। मैं इसी आशा के साथ और इसी विश्वास के साथ अपनी बात को विराम देता हूं कि आज का जो चिंतन है वो निश्चित रूप से हम में से हर एक को एक गंभीर प्रेरणा देकर के जाएगा। और एक अंतिम कहानी सुना करके बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि वो संभवतः आज के इस विषय के साथ सरोकार भी रखती है। सौभाग्य का विषय है कि देवी अहिल्याबाई होलकर की भी एक महत्वपूर्ण जन्म शताब्दी का समय चल रहा है और भारत की सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक रही। यदि वो न होती तो भारत के हजारों मंदिर सुरक्षित ही न हो पाए होते। अकेली महिला, उनका बल, उनका पराक्रम। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके मन में प्रेरणा हुई कि मैं गीता को पढ़ूं, तो उनने अपने पंडित जी को बुलाया। बोले, देखिए मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा युद्ध करने में चला गया। मेरा बड़ा मन था कि मैं गीता को पढ़ूं, पढ़ नहीं पाई। आप ऐसा करिए कि आप रोज आकर के मुझे गीता सुनाइए। आप गीता सुनाएंगे, मैं गीता पर चिंतन मनन करूंगी, तो हो सकता है कि मुझे गीता स्मरण हो जाए। बोले हाँ ठीक। अगले दिन पंडित जी आ गए। पंडित जी ने आकर के गीता खोली। गीता खोल करके बोले कि धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे, पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं बता। इतना बोलना था। महारानी होलकर बोले, आगे मत बोलिए साहब, मुझे गीता समझ में आ गई। क्या बोल रही महारानी, अभी तो गीता शुरू भी नहीं हुई। भगवान तो दूसरे अध्याय से बोलेंगे, शोचानन व शोचस, तो वहां से शुरू होगा। अभी तो जो कहानी का विलन है धृतराष्ट्र, वो बोल रहा है, और वो भी कोई काम की बात नहीं बोल रहा। वो यही बोल रहा है कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे, पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं बता। बोले नहीं, फिर से बोलिए। बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। रुक जाइए, आप कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और मैं सुन रही हूं क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिसको जो क्षेत्र मिल गया वो वहां धर्म को करे। मेरी दृष्टि में गीता का इतना ही सार है कि व्यक्ति जहां है वहां पर अच्छा करने का प्रयत्न करे। तो मेरी दृष्टि में धृतराष्ट्र तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। और महारानी होलकर भारत का अध्यात्म है जो कह रही है कि हम लोग जहां हैं वहां हमें धर्म करने की आवश्यकता है। अच्छे पुत्र बने, अच्छे पुत्री बने, अच्छे भाई बने, अच्छे बहन बने, और सबसे बढ़कर के अच्छे नागरिक बने। जो बनता है उसके जीवन में अध्यात्म अपने आप निकल करके आता है, और जिसके जीवन में वो है उसे विज्ञान के आविष्कार से घबराने की आवश्यकता नहीं। उसके पास उसको नियंत्रण करने की, संतुलित करने की, संयमित करने की शक्ति, सामर्थ्य विद्यमान है। इतनी देर तक आप लोगों ने इन बातों को इतने धैर्य के साथ सुना, उसके लिए पुनः आप सबको बहुत सारा धन्यवाद। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं अमिताभ जी से जरा माइक 2 मिनट के लिए छीन रहा हूं, क्षमा करेंगे अमिताभ जी। अभी 33 मिनट हुए हैं और आपने अभी बात की थी अटेंशन स्पैन की कि 18 सेकंड रह गई है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ सब रैप्ट अटेंशन में बैठे हैं। सस्पेंडेड एनिमेशन में सब लोग आपकी बात को बहुत अच्छे से ग्रहण कर रहे थे। सबको बहुत आनंद आ रहा था और मतलब आत्मसात करने वाली आपने हम सबके बीच में अपनी बात रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक छोटा सा अंतर अपने ऊपर लागू करते हुए कहना चाहता हूं कि हमने जब आपको वक्ता के तौर पर निमंत्रण दिया, आग्रह किया, तब हमने किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग ना करके अपन लोगों की सबकी मिलीजुली ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके तय किया था कि हम डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को इस वक्तव्य के लिए आमंत्रित करेंगे। आपने सचमुच उसके साथ बहुत बहुत सुंदर तरीके से न्याय किया। अब मैं अमिताभ जी से कहूंगा आगे की इसको कार्यवाही चालू। आज दिन में पहले सत्र में हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत अच्छा, बहुत छोटा सा उन्होंने उद्बोधन रखा था, पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सतयुग त्रेता से लेकर आज तक, द्वापर युग से लेकर आज तक उन्होंने जोड़ा था,
और बहुत ही अच्छे शब्द में, यानी कि जितने लोग उपस्थित थे सबको समझ में आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो ऐसे ही हमारे विद्वान मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मेरा निवेदन है कि वो आएं और आज का अपना मुख्य वक्तव्य रखें। आज के इस कार्यक्रम में जिस बैनर से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, 12वां नानाजी स्मृति व्याख्यान दीनदयाल शोध संस्थान के बैनर तले आज के इस कार्यक्रम में परम पूज्य चिन्मयानंद जी महाराज साहब, हमारे संस्थान के माननीय अतुल जी, अभय जी, इस अवसर पर आप सब, बड़ी संकट की घड़ी है, आप सबका भरोसा है। मैं आज के इस अवसर पर कोई बात बोलूं, ये कितना अलग प्रकार का अनुभव है। जिस बात को लेकर के, जिस विषय को लेकर के आज हमारा ये विषय चल रहा है, सुबह के सत्र में भी मैं था, काफ़ी देर तक काफ़ी वक्ताओं ने एआई और एआई से जुड़े हुए सारे विषयों पे विस्तार से बात कही, और अंत में जितने अच्छे ढंग से इस सत्र के समापन के लिए हमारे मुख्य वक्ता चिन्मयानंद जी ने इस सत्र के साथ बात कही है। थोड़ी सी सनातन संस्कृति की बात कहें तो आपने जो बात कही है कि मैं अपने दृष्टि से दोनों को जोड़ने के लिए आपने कहा कि हमने कोई एआई का उपयोग नहीं किया है, लेकिन मैं एक श्लोक जानता हूं, श्लोक के माध्यम से आपने जोड़ने का प्रयास किया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पवित्रतम नगरियां हैं, उसमें हरिद्वार और उज्जैन भी आती है। ये आपने दोनों को जोड़ा है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये 7 वो नगरियां हैं जो सदैव, हर काल, हर समय, हर कल्प इनका अपना अस्तित्व रहता आया है। और उस काल के नाते से जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो जीवन पे प्रश्न खड़ा हो रहा, और जीवन में हम उलझ रहे हैं। ये भी कैसा अटपटा मामला है। हम मृत्यु लोक में जन्म के बारे में बात करते हुए जन्म के डर से डरे जरे जा रहे हैं। जब जन्म और मृत्यु के ऊपर बात करते हैं तो हम, ये अपनी वो संस्कृति है जो सुख दुख की बात नहीं करती, सुख के ऊपर संतोष, और संतोष के ऊपर आनंद, और आनंद के ऊपर मोक्ष की कल्पना करती। तो ये जो हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर बात करेंगे तो इसकी विभिन्न प्रकार की गहराइयों के अंदर जाकर देखेंगे तो उसके हमको एहसास भी होगा। अब हम अगर उससे नीचे आके बात करें तो परमात्मा की दया से भारत की वो संस्कृति है जिस संस्कृति ने अपने उस काल में ज्ञान की बात कर ली जहां लोगों को पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। वो जिस अवस्था में थे, जिस दौर में थे, हमारे पीछे वास्को डिगामा और ये कोलंबस की कहानियां, ये सारी बातें आएगी। उससे आगे बढ़ के देखें, अभी अपना प्रयाग में स्नान हुआ, तो स्नान की बात करते तो स्नान का महत्व, दुनिया स्नान के नाते से वो अपने जल से ताजगी महसूस करते हैं। और हम वो संस्कृति के लोग हैं जो जल से हिमयुग के बाद बर्फ पिघली और वहां से जीव की उत्पत्ति हुई, और वहां से जीव की उत्पत्ति होकर के हमको हर दिन अपने उस परमात्मा से, जिससे हमारी ये पूरी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, वहां जाने का सुख मिलता है। इसलिए हम हर कुंभ में स्नान करते हैं और स्नान से उस संस्कृति से जुड़ते हैं। वो एहसास हम सबको है। आज के इस अवसर पर मेरी बड़ी मुश्किल है, जब मैं ये बात करता हूं तो मैं अपना दूसरा रोल पे आता हूं जिस पे मैं बात कर रहा था कि आज यहाँ जिस नाते से, एक राजनेता के नाते से भी मैं खड़ा हूं, और आध्यात्मिक आपने बात कर दी तो मैं अपनी अपनी भूमिका ढूंढने का प्रयास कर रहा था कि आपने, चूंकि आप मनोचिकित्सक है, तो आपने मनोचिकित्सक से वो 99 के बाद 100वां ऊंट बांध दिया कि वो बंधेगा कैसे, आपने भावना से बांध दिया उसको। और मैं बैठा बैठा सोच रहा कि मैं अगर खड़ा होता तो क्या करता, मेरे को भी तो ऊंट बांधना था। अब मैं तो मनोचिकित्सक हूं नहीं, मैं तो पॉलिटिशियन भी हूं, तो मेरे दिमाग लग रहा था, तो मैंने अतुल जी को रास्ता बताया, मैंने भी ऊंट बांध दिया भाई। उन्होंने क्या, कैसे बांधा? बहुत सरल है, अरे 99 ऊंट बंधे हुए हैं, अब 100वां बचा है,
दूसरा जो ऊंट खाली उसकी पूंछ से दूसरे की पूंछ बांध दो, अपने आप दो ही बंधे रहेंगे, चिंता की कोई बात ही नहीं। जाएंगे क्या हमको पूंछ पकड़ना और पूंछ से रोकना, इसी का तो आनंद है। ये हमारी अपनी दृष्टि है, माफ करना। मैं आपकी बात को बढ़ाने के लिए मेरे मन में आया कि इसको क्या करा जाए, क्या करा जाए। तो आप बताओ वो ऊंट हिलेंगे क्या सुबह तक? अरे मैं कह रहा हूं वो महीने भर तक नहीं हिलेंगे। देखिए हिले कैसे, पूंछ तो उखड़ेगी नहीं, वो अपने आप बंधे रहेंगे। लेकिन चूंकि आपकी भावना पवित्र है तो आपने आपकी भावना से बात कर दी। अब हम ये सोच रहे हैं कि अमेरिका ने मना कर दिया, वो चाइना करे जा रहा, तो भारत बैठा बैठा क्या करेगा? भारत को तो इधर भी देखना उधर भी देखना, भारत को अपनी चिंता करना पड़ेगी ना। हमारे अपने दर्शन की दृष्टि से भारत ने आध्यात्मिक दृष्टि से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, मेधा से, अपने आचार्यों से, ऋषि मुनियों से हर काल में अपने अपने नियम बनाए, उस ढंग से जीना चालू कर दिया। लेकिन उस जीने चालू करने में हमने तो नियम पालन करे, लेकिन शक आए। अभी अपना अमृत काल चल रहा है और अभी थोड़े दिन पहले हमने संवत का परिवर्तन हुआ। अब हमने तो कहा कि साहब हम तो अपने सूर्यास्त से सूर्योदय तक ही हम सूर्य के सामने ही शस्त्र धारण करेंगे। लेकिन जो आ रहा वो क्या कर रहे हैं? उनने कहां से शुरू कर दिया? अकबर ने शासन चलाया, बड़ी बात है, लेकिन अकबर ने पहली लड़ाई लड़ी तो पंजाब के अंदर जिस किले के ऊपर जिस शासक को मारा, वो तो सुबह 6 बजे अपना किला चेक कर रहा था ना। उसने तो शंख ध्वनि नहीं की थी, नगाड़े नहीं बजे थे, लेकिन वो अपनी सेना के पहले सेना का संचालन कैसे होगा, व्यवस्था कैसी होगी, किले की सुरक्षा व्यवस्था कैसी क्या है। और देखते देखते अकबर आया, पहली बार बंदूक उसके पास थी। उसने कहा ये युद्ध हो रहा, युद्ध होगा, बोले किससे होगा? सामने सामने की सेना हो गई। 14 साल की उम्र में अकबर को लगा कि भाई ये कौन चेक कर रहा है? बोले ये राजा, बोले इससे तो लड़ना है। बोले कब लड़ना? बोले जब शंख न बजाएगा, घंटाल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, तब मरेगा। अरे बोले फालतू की बात है, ला बंदूक दो मेरे को। उसने टपका दिया ऊपर से, हो गया युद्ध पूरा। ये जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम तो सब मान रहे हैं, लेकिन सामने वाले माने कि नहीं माने। तो ये जो आज के दौर में ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कहा जो भी नवीन तकनीक आए, हम सबसे पहले उस दिशा में आगे जाएं। हम उसके प्लस में भी रहेंगे, माइनस में भी रहेंगे। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उसके खतरे भी है, लेकिन खतरे के अलावा हम नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया तो आगे जा रही है। दुनिया की दौड़ तो कहां तक जा रही है उसको देखने की जरूरत तो है। और इसीलिए हमको सतर्कता के भी रखना है, लेकिन उसमें अपनी जो निष्णात होने की क्षमता है उसमें पीछे नहीं रहना है। इसलिए आवश्यक सावधानी भी जरूरी। ये हमारे जीन्स में है, हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, ये हमारे जीन्स में है। लेकिन कोई अन्याय हमारे साथ करे तो हमको अन्याय का बदला लेते तो आना चाहिए, उसका एहसास तो हमको हो। मैं तो वैसे ही विनोद में सुबह कहानी सुना रहा था, ऐसे रिपीट कर देता हूं। मैं ऐसे बता रहा था कि भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी तो हम सबको मालूम है। भगवान कृष्ण के बारे में आकाशवाणी हुई, वसुदेव देवकी के साथ से कंस का अंत करने के लिए भगवान कृष्ण आएंगे, ये हमने सबने सुनी है। लेकिन ये कंस ने अपने पिता को क्यों जेल में डाला, उग्रसेन से उनका क्या कारण हुआ है, ये मैं उस पर थोड़ा सा बता रहा था। कल्याण अंक में ही छपी थी, मैंने वो कहानी पढ़ी थी और उस दृष्टिकोण से बता रहा था कि उग्रसेन महाराज कंस के पिता और सुलोचना उनकी पत्नी, ये उनके नव दंपत्ति जो विवाह करने के बाद तत्काल की बात थी, दोनों अपने उस दौर से निकले थे। अचानक फिर उनका वन विहार का योजना बनी और निकलते निकलते दरबार से उनको सूचना आई कि आप एक काम करो महाराज, आपको एक जरूरी कैबिनेट मीटिंग में रुकना पड़ता है। राजनीति में संकट होता ही होता है, अब नई नई गृहस्थी बसी और ऐसे में रुकना ये बड़ा संकट है, लेकिन कोई बात नहीं। महाराज ने कहा महारानी जी आप जाइए, मैं आप पीछे आता हूँ। अब महारानी से कहा कि आप कब आएंगे? महारानी का तो मन खराब हो गया कि ये कौन सा काम है। उन्होंने कहा मैं 2-3 घंटे बाद आता हूँ, थोड़ा सा जरूरी विषय निपटा के आता हूँ। अब महारानी गई, कहाँ मिलेंगे? बोले महाराज वो झरना है, पहाड़ी है, वो वहाँ अच्छा स्थान है, वहां अपन पहले मिले थे, वहीं चले। बोला अच्छा ठीक है आप पहुंचो। अब महारानी वहां पहुंच गई, झरना पहाड़ी जहां स्थान है वहां पहुंचने के बाद वो अपनी चूंकि सखी सहेलियां और उनके नौकर चाकर वो उनके सुरक्षा के प्रबंधन के साथ वहां समय गुजार रही। और इसी बीच क्या होता है कि जो ये सब लवाजमा हल्ला सब देख करके पास में थोड़ी सी दूरी पे उनके देश का दुश्मन राजा वहां विद्यमान था। उसने कहा क्या हुआ है, क्या आ रहा है, कौन आए?
तो उन्होंने कहा वो उग्रसेन महाराज की पत्नी सुलोचना आई हुई है, बहुत सुंदर है और वो यहाँ इस स्थान पर है। तो बोले बाकी राजा कहाँ है? बोले वो अभी बाद में आने वाले हैं। उसके मन में ये सदैव से नफरत थी, उस राज्य से दुश्मनी थी। उन्होंने कहा ये बदला लेने का समय है, चलो जरा अपन अपनी तरफ से। तो वो निकला अकेला, क्योंकि सामने लड़ने का सामर्थ्य नहीं था, वो राजा से राजा लड़ नहीं सकता था, तो उन्होंने उसका ये युक्ति बुद्धि से रास्ता निकाला। ऐसा कहते ना, जैसे आपकी भाषा में हमारे यहाँ तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है। अभी यंत्र से कहानी चल रही है, तो यंत्र की अपनी तरीका है जो बगैर आत्मा के चल जाता है। मंत्र हमारी सात्विक मार्ग पर ले जाता है, तंत्र हमारे तांत्रिक मार्ग पर ले जाता है। लेकिन इन सबका ऊपर एक और है, वो है षड्यंत्र। जिसके तीनों जब नहीं चले उस पर षड्यंत्र चलते। षड्यंत्र से उनने अपने आप को वहां जाके खड़ा करा और सोचा कि अब मेरे को इससे निपटना। परमात्मा की दया से उसको एक विद्या आती थी, और वो विद्या ये थी कि वो रूप बदल लेता था। अभी रूप बदलने की विद्या की कमजोर पक्ष ये कि उसमें उस समय के काल में एआई थी कि नहीं थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो शरीर बदलने की विद्या में उस समय माहिर था, पर वो आवाज नहीं बदल सकता था। वो अपने आप को उग्रसेन महाराज के रूप में, जहां वो स्नान हो रही थी, ऐसे चलते चलते गया और अचानक जैसा थोड़ा नाटक करना चाहिए, एकदम निगाह फेर ली, क्योंकि महिलाएं नहा रही है। तो सारे जितने भी वहां उस समय उनकी परिचारिका और बाकी लोग थे, महाराजाओं का हल्ला मचा, और वो सब दाएं बाएं भागते नजर आए, और महारानी अकेली रह गई। अब महारानी से, महाराज आप कैसे आ गए अचानक? तो बोले मुझे काम, अब कुछ बोला कुछ नहीं, ऐसे अपने से मिलने का जो तरीका था, नाटक था। तो वो महारानी और दोनों मिले, और इसी घटनाक्रम में जो एक दुखद घटना थी महारानी के साथ जो होना चाहिए थी, वो महाराज समझ करके उनका अपना मिलन हुआ, और मिलन के उस व्यवहार से वो एकदम, वो रानी को लगा कि ये उग्रसेन नहीं हो सकते, और इसीलिए उनने एकदम से इस बात का विरोध किया कि ये क्या नाटक है। तब ये एकदम से अट्टहास करते हुए अपनी असली आवाज में बोला। तब तक तो वो समझ गई कि तुम कौन हो दुष्ट, मेरी अपनी सतीत्व को भंग किया, मेरी लाज का, मेरे परमात्मा की मेरी अपनी सतीत्व की ताकत होगी तो मैं इस पूरे मामले में तुमसे बदला लूंगी। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी तो पतिव्रत धर्म में कुछ नुकसान नहीं हुआ, मैं तो आया था उग्रसेन के रूप में, अब मेरा पाप है, तुम्हारा कोई स्वभाव नहीं है। बोले नहीं, कोई भी हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे साथ ऐसा कोई घटना करे। मैं तो बोला तुम चिंता मत करो, ये परमात्मा की लीला है, तुम्हारा अपना पवित्र भाव है, लेकिन तुमको मैं एक प्रसाद दे रहा हूं कि एक अच्छा सुंदर बलिष्ठ व्यक्ति एक आपके परिवार में जन्म लेगा, और उससे आपका आगे जो भी उसके बारे में वो शुभकामना देता है। लेकिन वो अपनी उस भाव से कहती है, परमात्मा इस घटनाक्रम की अगर मैंने अभी तक भगवान के प्रति भक्ति की होगी, साधना की होगी, तो मुझे मेरे वंश से, मैं यदुवंशी हूं, मेरे परिवार में कोई ऐसा वंश का कोई कुमार पैदा होगा जो इसकी मौत का कारण बनेगा। वो कंस की मौत का कारण भगवान कृष्ण ने वहां उसके संकल्प से लिया है। मुझे लगता है कि उस जमाने में वो आवाज वाला एआई का मामला नहीं था, नहीं तो बाकी तो पूरा एआई था, वो दूसरा खड़ा हो गया और कहां से आ गया, ऐसे तो बना एआई का तरीका है। लेकिन काल के प्रवाह में इसकी जो सावधानियां, उससे भी हम बात रखते रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नानाजी देशमुख ने जिस भाव के आधार पर ये अपने संस्थान की स्थापना की, जिसने हमारी संस्कृति को लेकर के और सबके भले की बात को सोचते हुए, दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन को लेकर के, जैसे हमने जिस भाव को लेकर के ये अपना आप में एक समाज परिवर्तन की दिशा का संकल्प है, ऐसे में विचारों की अभिव्यक्ति में, विचार गंगा में मैंने अपने 2 शब्द कहने का प्रयास किया। आज मैं दिन भर से अलग अलग प्रकार से इसे जोड़ने का प्रयास कर रहा था। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकारें सभी प्रकार के ऐसे कामों के लिए समान रूप से आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की भी प्रेरणा है। माननीय सचिन जी यहाँ बैठे, नीति आयोग के माध्यम से सुशासन के बलबूते पर आधुनिक तकनीक को योग्य प्रकार से लोगों के जीवन को बदलने के लिए जो बेहतर हो सकता है वो हम सब करने का प्रयास भी कर रहे हैं, और ऐसे में हम विरासत से विकास की ओर लेके जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ इसी विक्रमादित्य का विक्रम संवत का परिवर्तन हुआ है। माननीय भाई साहब यहाँ बैठे हैं, उज्जैन के विक्रमोत्सव के कवि सम्मेलन में भी, और बाद में पहले भी आप हमारे बीच में उज्जैन में भी गए थे। हमने विक्रमादित्य के उस गौरवशाली इतिहास को जीवंत करने के लिए सबके बीच लाने का एक संकल्प लिया है, और उसी विक्रमादित्य की इतनी प्रकार की घटनाएं, इतनी सारी चीजें हैं, उसमें विक्रमादित्य के साथ विक्रम बेताल के लिए चंदा मामा माफ करना, उनकी तो वो कहानी में मूल भाव जने का ही चला गया। कुल 25 कहानी,
25 के बाद 26वीं नहीं है, लेकिन चंदा मामा को अपने अंक छापना था तो वो हमेशा सिर फट जाएगा और कहानी आगे बढ़ाते रहते थे। कब किसका सिर फट गया, लेकिन वो कहानी का एक कथानक ढूंढ लिया उनने। असली में 25 कहानियां हैं और ऐसा माना जाता कि बेताल कोई भूत नहीं है, बेताल विद्वान व्यक्ति है। लेकिन बेताल जैसा होता है कि जब कोई सत्ताधीश अच्छी सत्ता बिखर जाती है, जैसे वर्तमान में अफगानिस्तान या कई राज्य के और हिस्से अपन देखते हैं, तो जो विद्वान लोग रहते दरबार में होते साथ जुड़े वो इधर उधर चले जाते हैं। तो अपना दरबार छोड़ के राजा गर्दभील के समय के बेताल बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे दरबार में, लेकिन उस काल में वो वहां से निकल गए। तो जंगल में ऐसे में विद्वान लोग क्या जंगल में अपना आशियाना बना लेते हैं, तो जंगल में आशियाना बना लेते हैं। लेकिन जब सुशासन स्थापित होता, जब विक्रमादित्य ने सत्ता बना ली, तो सत्ता बनाने के बाद उसके दुश्मनों ने भी निर्णय कर लिया कि विक्रमादित्य को मार करके युद्ध करके सामने नहीं लड़ा जा सकता है, तो फिर षड्यंत्र चालू कर दिए। तो षड्यंत्र ये हुआ कि विक्रमादित्य को मारना है, तो विक्रमादित्य को मारने के पहले उसके साथ ऐसे उसके राज्य के विद्वानों को भी मारना चाहिए। तो एक तीर से दो शिकार कैसे हो जाए, इसलिए एक रचना बनी कि जैसे भगवान राम के काल में माता सीता के अपहरण के लिए सन्यासी बनकर के